नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर अफसर और आप देख रहे हैं फ्री लीगल एड अवेयरनेस एंड एजुकेशन चैनल लॉ 21 ऑनलाइन। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक महत्वपूर्ण विषय सेक्शन 116, जो पूर्व में 112 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में था। ये सेक्शन 116 रिगार्डिंग बर्थ ड्यूरिंग द मैरिज एंड कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी के बारे में है कि यदि कोई संतान पैदा होती है तो वो लेजिटिमेट है या नहीं है, तो इसका प्रिजम्पशन क्या है और किस तरह से इसका साक्ष्य माननीय न्यायालय में दिया जाएगा और डिक्लेरेशन उसका माननीय न्यायालय करेंगे। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 116 है। ये वीडियो उन छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा जो एलएलबी में अध्ययनरत हैं, एलएलबी कोर्स में, या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और हमारे युवा अधिवक्ता साथियों के लिए भी होगा बहुत ही महत्वपूर्ण। इस वीडियो में हम 1907 से लेके 2025 तक के केस डिस्कस करेंगे, जो माननीय अधिकतर केस माननीय उच्चतम न्यायालय की जो विधि व्यवस्थाएं हैं और कानून क्या कहता है और उस कानून की व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या की है, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। इसका हेडिंग कहता है बर्थ ड्यूरिंग द मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। यदि किसी संतान का जन्म विवाह के दौरान, दो व्यक्तियों के विवाह के दौरान, एक पुरुष एक महिला है, उसके विवाह के दौरान यदि उसका जन्म होता है तो उस संतान को लेजिटिमेट या वैध संतान माना जाएगा। सेक्शन कहता है द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन। कहने का अभिप्राय है यदि किसी संतान का जन्म विवाह के दौरान होता है, विवाह उसकी माता का किसी व्यक्ति या पुरुष के साथ हुआ है और उस विवाह के रहते उसका जन्म हुआ है, तो कानून की नजर में वो संतान लेजिटिमेट मानी जाएगी। एक तो परिस्थिति सेक्शन में यह है। दूसरी कहती है आर विद इन 280 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन एंड द मदर रिमेनिंग मैरिड शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट द चाइल्ड इज लेजिटिमेट ऑफ दैट मैन। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि विवाह के दौरान किसी संतान की उत्पत्ति होती है तो वो चाइल्ड तो वैलिड है ही है, लेजिटिमेट है। लेकिन संतान की उत्पत्ति से पहले ही यदि उस संतान के माता पिता के बीच में डाइवोर्स हो गया है तो उस डाइवोर्स होने के 280 दिनों के अंदर यदि उस संतान की जन्म होती है तो भी उस संतान को लेजिटिमेट माना जाएगा कानून की नजर में। तो ये सेक्शन दो पार्ट में है। पहला तो ये विवाह के दौरान यदि उत्पत्ति हुई है संतान की तो वो लेजिटिमेट। यदि डाइवोर्स हो गया है माता पिता के बीच में, उस डाइवोर्स हो जाने के 280 दिनों के भीतर यदि संतान का जन्म होता है तो भी वो लेजिटिमेट है। 280 दिनों का मतलब ये होता है कि 9 माह और 10 दिन। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि किसी दो लोगों की डाइवोर्स हो गई है पति पत्नी के बीच में, मान लीजिए द डाइवोर्स उनकी 1 जनवरी 2025 को हो गई, तो उसको 280 दिनों तक यदि संतान उत्पत्ति होती है तो भी वो लेजिटिमेट है। कहने का अभिप्राय यह है कि 9 माह और 10 दिन, यानी 1 जनवरी 2025 को डाइवोर्स हो गई तो 10 अक्टूबर तक यदि किसी संतान का जन्म होता है तो वो लेजिटिमेट है। लेकिन 281वें दिन में होता है तो वो लेजिटिमेट नहीं है, ये कानून कहता है। और ये एक अवधारणा कानून की है, वो माना जाएगा कि वो लेजिटिमेट है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया है। वैसे तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है, अवधारणा जो है बिल्कुल निर्णायक है, लेकिन फिर भी यदि कोई पिता ये आपत्ति करता है कि ये संतान जो है उसकी नहीं है, पत्नी पे इनफाइडेलिटी के, दुष्चरित्र होने के आरोप लगाता है और ये कहता है ये संतान मेरी नहीं है, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा। इसी सेक्शन ये कहता है अनलेस इट इज शोन दैट द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर एट द टाइम व्हेन ही कुड हैव बीन बिगॉटन। कहने का अभिप्राय यह है कि उस व्यक्ति को, उस पिता को यदि वो आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी दुष्चरित्र थी, इनफाइडल थी, ये संतान उसकी नहीं है, तो उसको ये शो करना पड़ेगा कि जिस समय गर्भ धारण होना था उसके बच्चे का, उस समय वो एक्सेस में नहीं था, अपनी पत्नी के पास नहीं था,
या इस पोजीशन में नहीं था कि वो संभोग कर सके और संतान की उत्पत्ति हो सके, या तो वो शहर के बाहर था, या कोई विदेश में था, या वो कहीं जेल में निरुद्ध था और वो उस समय नहीं था, ये उसको ही साबित करने पड़ेगा। यदि वो साबित ये नहीं कर पाता है तो अन्यथा की दशा में जो कानून कहता है लेजिटिमेसी के बारे में जो अवधारणा है वही प्रिवेल करेगी। अब हम इसके बारे में अगला चीज डिस्कस करते हैं। जो सेक्शन कहता है कि कंक्लूसिव प्रूफ है ये इस बात का कि वो संतान वैध है, लेजिटिमेट है। इसमें 2-3 केस मैं यहाँ रेफर कर रहा हूँ कंक्लूसिव प्रूफ के संबंध में। एक है श्रीमती कमती देवी वर्सेस पुशीराम 2001 का है, एक अम्मा थाई वर्सेस कुमार साइन 1967 का भी केस है, और एक सोमवंती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के सभी केस हैं और ये 1963 का है, सोमवंती का केस। इसमें भी इसी सेक्शन में जो कहा गया है उसको ही कहा एक्सप्लेन किया गया है कि ये सेक्शन जो ये कहता है ये कंक्लूसिव प्रूफ है, और ये जब भी रिबट किया जा सकता है, कंट्राडिक्ट किया जा सकता है कि यदि जिस व्यक्ति को आपत्ति है वो इस बात का खंडन करे कि उसकी एक्सेस उसकी पत्नी तक नहीं थी एट द टाइम व्हेन द चाइल्ड कुड हैव बीन बिगॉटन। कहने का अभिप्राय यह है कि जब गर्भ धारण का समय था उस समय वो वहां पर नहीं था। जो ये अवधारणा है लेजिटिमेसी की, इसमें लैटिन मैक्सिम है, उससे आती है, वो है पटेर ईस्ट क्वेम निपुटाए डेमोस्ट्रेट। नॉर्मली इसको निपुटाए डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब है पिता वही है जिसको विवाह शो कर रहा है, फादर इज ही होम द मैरिज इंडिकेट्स। यदि दो व्यक्ति, एक महिला एक पुरुष, वर्षों से एक साथ रह रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वो पति और पत्नी के रूप में ही रह रहे हैं। जब प्रिजम्पशन एक अवधारणा विवाह की है तो ये भी स्वाभाविक है कि यदि उन दोनों से कोई संतान की उत्पत्ति हुई है तो वो भी संतान लेजिटिमेट ही है, अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। कहने का अभिप्राय है या तो जिसे आपत्ति है, आपत्ति किसी और को तो नहीं हो सकती, किसी भी व्यक्ति को, किसी पड़ोसी को, किसी भी को भी नहीं हो सकती। आपत्ति तो उन परिवार का ही मामला होता है। वो पिता ये कह सकता है कि मेरी संतान नहीं है, तो उसके लिए उसको साबित करना पड़ेगा कि गर्भ धारण के दौरान उसकी एक्सेस, उसकी पहुंच पत्नी तक नहीं थी, ताकि वो संभोग कर और गर्भ धारण करवा सके। अब अगला इस पे पॉइंट है ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंट ऑफ वैलिड मैरिज। इसमें मैं 3 केस रेफर कर रहा हूं यहाँ पर। एक उमरा वर्सेस मोहम्मद हयात का केस है, एक श्रीमती कमती देवी पोशीराम का जिसका मैंने अभी जिक्र किया, एक नलिनी सामल का भी केस है उड़ीसा हाईकोर्ट का। तो ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंट ऑफ मैरिज जो सेक्शन में कहा गया है कि अगर हम इस सेक्शन को ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस को बिल्कुल एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक इसकी व्याख्या करें और इसको स्ट्रेच और कंप्रेस करें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज का अभिप्राय यह है कि यदि विवाह के दूसरे दिन भी किसी संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो भी वो कानून की नजर में लेजिटिमेट संतान मानी जाएगी, क्योंकि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2025 को विवाह होता है, 2 या 3 जनवरी को संतान की उत्पत्ति हो जाती है, कानून की नजर में वो लेजिटिमेट संतान है। या तो उस संतान का पिता इस आपत्ति दर्ज कराए कि नहीं, मेरी एक्सेस तो थी नहीं जब गर्भ धारण हुआ होगा 9-10 महीने पहले। अगर वो उसकी कोई आपत्ति नहीं उठाता है, कोई साक्ष्य नहीं दे पाता है, तो वो संतान कानून की नजर में तो लेजिटिमेट है, या फिर उसको प्रूफ करना पड़ेगा। और इसको हम दूसरी ओर जब इस सेक्शन को हम ले जाएं, इसकी अधिकतम सीमा वो ये कहती है कि आफ्टर द डिसोल्यूशन विद इन 280 डेज, यानी तलाक हो गया और उसके 280 दिनों के भीतर संतान उत्पत्ति होती है तो भी वो लेजिटिमेट है। लेकिन इसके कहने का अर्थ ये भी है यदि 281वें दिन संतान पैदा होती है 280 दिन के बाद, तो वो संतान लेजिटिमेट नहीं मानी जाएगी, जैसा कि ये सेक्शन कहता है। अगला पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे इस प्रिजम्पशन के बारे में। यहाँ मैं 2 केस रेफर कर रहा हूँ अगेन ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंट ऑफ मैरिज में ही। SPS बाला सुब्रमण्यम वसु सुरुत्तायन 1992 का माननीय उच्चतम न्यायालय का केस है, और एक केस है कारदेला पार्था सराधी वर्सेस गांगुला रमन्नम, ये 2015 का केस है। ये भी प्रिजम्पशन के बारे में है, वैलिड मैरिज के बारे में, और उसमें ये कह रही इफर्मेटिवली
उस विवाह को साबित करना पड़ेगा कि यदि ऐसा कोई मामला आता है, वैलिड मैरिज प्रिज्यूम की जा सकती है। जब डिस्प्यूट होता है मैरिज के बारे में पति और पत्नी के बीच में, तभी साबित करना पड़ेगा। अन्यथा की दिशा में कानून प्रिज्यूम करता है लेजिटिमेसी को। यदि दो व्यक्ति साथ रह रहे हैं, कानून ये मानेगा दे आर लीगली मैरिड, कोई उनसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। और यदि संतान भी उत्पत्ति होती है तो भी वो लेजिटिमेट है। यदि दो व्यक्ति, मान लीजिए एक केस में, इसमें से किसी केस में, सेकंड नंबर का जो केस है करदेला में, तथ्य ये थे कि पति पत्नी एक साथ 33 वर्ष तक लगातार रहे और उनको पड़ोसी भी पति पत्नी के रूप में देख रहा था। सभी जितने भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, बैंक अकाउंट, वोटर लिस्ट, सभी में उन दोनों का नाम पति पत्नी के रूप में दर्ज था। तो कानून की नज़र में यही माना जाएगा कि वो वैलिड मैरिज थी उनकी, और जो संतान हुई है वो भी लेजिटिमेट है। अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ एक्सिस। जो सेक्शन में एक्सिस कहा गया और नॉन एक्सिस, उसका क्या मतलब है। यहाँ मैं 3 केस फिर उद्धृत कर रहा हूँ। एक श्यामलाल उर्फ कुलदीप वर्सेस संजीव कुमार, 2009 का माननीय उच्चतम न्यायालय का है। एक केस है करप्पव्या सवेरी वर्सेस म्यांदी, ये प्रिवी काउंसिल का 1934 का केस है, और एक माननीय उच्चतम न्यायालय का 1954 का केस है। ये केस का नाम है चिलुकोरी वेंकटेश वर्लू वर्सेस चिलुकोरी वेंकट नारायणा, 1954 का केस है। तो इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की है एक्सिस का मीनिंग क्या है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक्सिस का मतलब है अपॉर्चुनिटी ऑफ मैरिटल इंटरकोर्स। संभोग की जो अपॉर्चुनिटी है उसका उपलब्ध होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में हो ही हो या ना हो, अपॉर्चुनिटी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक्सिस, नॉन एक्सिस must be in context of sexual intercourse, that is the sexual sense and therefore in a very narrow sense। कहने का अभिप्राय ये एक्सिस है, यदि किसी कारण से उन दोनों के बीच में पति पत्नी के रूप में मिलन नहीं भी होता है तो इसके कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन यदि ये साबित हो जाता है एविडेंस के बेस पे कि अपॉर्चुनिटीज थी, तो कानून ये मानेगा कि एक्सिस थी और जो संतान है वो लेजिटिमेट ही संतान है, ये माना जाएगा। या फिर जिसको आपत्ति है इस लेजिटिमेसी पे, यानी पिता हो सकता है, वो ये कह सकता है कि उसको एक्सेस नहीं, तो ये बात उसको ही साबित करनी पड़ेगी। नॉन एक्सेस उन सूरतों में भी हो सकती है कि पति मौजूद तो है लेकिन वो इतना पीड़ित है, इतना बीमार है किसी वजह से, या किसी अन्य बीमारी की वजह से, इम्पोर्टेंसी की वजह से, ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू कोहिबिट इन ए सेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो उस सूरत में भी नॉन एक्सिस माना जा सकता है, लेकिन इसका साक्ष्य उसी को ही देना पड़ेगा, उस पिता को जो आपत्ति करता है। आमतौर से बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे ही होता है कि जो असर्ट्स एन एफर्मेटिव, जो सकारात्मक तौर पर कोई तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखता है, उसको ये साबित करना होता है। लेकिन यहाँ पे कानून की नज़र में एक अवधारणा है कि ये जो चाइल्ड है वो लेजिटिमेट है। जो भी व्यक्ति इस पे आपत्ति करेगा, यदि पिता उस पे आपत्ति करता है, तो उसका साक्ष्य उसको नेगेटिव सेंस में ही देना पड़ेगा कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या वो इस पोजीशन में नहीं था जिस समय, या उपस्थित नहीं था जिस समय गर्भ धारण होना था, उसको ही साबित करना पड़ेगा। प्रश्न ये उठता है कि ये इस तरह के मामले कब आते हैं, लेजिटिमेसी और लेजिटिमेसी के बारे में, कि जब मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। आमतौर से 2 तरह के ये मामले होते हैं। एक तो मामला जब होता है जब पति और पत्नी के बीच में डाइवोर्स हो जाता है, अब मेंटेनेंस की बारी आती है, पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस मांगती है और अपने बच्चे के लिए भी मेंटेनेंस मांगती है। तो उस सूरत में उस बच्चे का पिता ये कहता है कि ये मेरी संतान नहीं है, तो उसको देने से मना कर देता है। एक तो बात ये जब आती है। एक मामला आता है इनहेरिटेंस, विरासत का मामला आता है। यदि वो बच्चा जिस पे ये आरोप लगता है कि लेजिटिमेट नहीं है, पिता लगाते हैं और अपनी संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं या संपत्ति में कोई हिस्सा देना नहीं चाहते हैं, तो उस सूरत में ये प्रश्न न्यायालय पहुंचता है। अन्यथा की दिशा में आमतौर पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता, या तो जब मेंटेनेंस की बात हो या विरासत की संपत्ति की बात हो, वो प्राप्त करनी हो, तब ये प्रश्न उठता है और ये मामला न्यायालय में पहुंचता है। इसके लिए एक डिक्लेरेटरी सूट भी फाइल किया जाता है सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में। तो उस डिक्लेरेशन में भी माननीय न्यायालय इस बात का निर्णय करेंगे कि चाइल्ड लेजिटिमेट है या लेजिटिमेट नहीं है, तब ये 116 सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उपयोग में आता है। या मेंटेनेंस का मामला होता है तो धारा 144
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मामले होते हैं। तो फैमिली कोर्ट में ये मामला होता है तो वहाँ भी ये प्रश्न उठता है मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस देने से पिता यदि मना करता है और आरोप लगाता है कि इनफाइडेलिटी का अपनी पत्नी पे, डाइवोर्स करता है और मेंटेनेंस देने से मना करता है, तो वहाँ भी ये मामला उठता है। इस मामले में डीएनए टेस्ट भी माननीय न्यायालय करा सकते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट डीएनए टेस्ट के बारे में, जिसके कारण ये लेजिटिमेसी साइंटिफिकली प्रूव हो सकती है। लेकिन ये जो डीएनए टेस्ट का मामला होता है, आमतौर से माननीय न्यायालय इसको आदेशित नहीं करते हैं कि इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होते हैं। यदि डीएनए टेस्ट उन्होंने आदेश कर दिया और उसके बाद ये निकला कि ये जो संतान है वो उस पिता की नहीं है जिसने ये आरोप लगाया था कि नॉन एक्सिस थी, उसकी पहुंच नहीं थी, और डीएनए टेस्ट में वो संतान जो है उस पिता की नहीं होती, तो उसका दूरगामी परिणाम ये होते हैं कि एक तो ये होता है कि उस माता के ऊपर इनफाइडेलिटी का आरोप कन्फर्म हो जाता है, समाज में उसकी छवि खराब हो जाती है, और जो बच्चा है उसको कोई भी कुछ भी कह सकता है, बास्टर्डाइज भी कह सकता है। तो माननीय न्यायालय इसमें बहुत गंभीरता से विचार करते हैं और बहुत ही संकोच के साथ इसको देखते हैं और ये विचार करते हैं क्या ऐसा संभव है कि बिना डीएनए टेस्ट का आदेश दिए ही हम सच्चाई तक पहुंच सकें ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन, जो इस सेक्शन 116 में दिया गया है, या एविडेंस के बेस पे। बहुत रेयरली और स्पेरिंगली ही इस डीएनए टेस्ट को आदेशित करते हैं, अन्यथा की दिशा में जो भी साक्ष्य उपलब्ध होता है उस पर ही निर्णय करने का प्रयास करते हैं। जब वो ऐसा समझते हैं कि इमिनेंट नीड है, अशद जरूरत है, अति आवश्यक है, डीएनए टेस्ट के बिना कराए बिना वो सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते, उसी सूरत में डीएनए टेस्ट का आदेश करते हैं, क्योंकि ये एक राइट ऑफ प्राइवेसी भी है, पर्सनल लिबर्टी का मामला है संविधान के अनुच्छेद में। माननीय न्यायालय किसी को भी जबरदस्ती आदेशित नहीं कर सकते, भले ही उसके विरुद्ध एक एडवर्स इन्फ्रेंस भी निकाल लिया जाए, एक उल्टी अवधारणा भी माननीय न्यायालय कर दें या कोई भी उस पर अवधारणा स्थापित कर ले, लेकिन फिर भी डीएनए का टेस्ट रूटीन वे में आदेशित तो नहीं किया जा सकता। इस पे महत्वपूर्ण निर्णय डीएनए टेस्ट पे है एक श्रीमती कमती देवी वर्सेस पोशीराम, जो 2001 का है, जो हमने डिस्कस किया, और एक है नंदलाल वासुदेव बादवायक वर्सेस लता नंदलाल बादवायक, ये 2014 का है, माननीय उच्चतम न्यायालय के दोनों ही केस। तो कमती देवी पोशीराम का जो केस आया था, जब तक तो यही पोजीशन थी कि कंक्लूसिव प्रिजम्पशन ही है, और ये कंसीडर किया गया डीएनए टेस्ट अगर कॉन्ट्रेरी शो करता है तो भी जो प्रिजम्पशन है वही प्रिवेल करेगा 116 का, भले ही डीएनए टेस्ट कुछ भी आदेशित कर दे। कमती देवी पोशी में 112, उन्होंने ये कहा कि जब ये सेक्शन 112 जो अब 116 है जब इनेक्ट किया गया था, जब लेजिस्लेचर के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इस तरह की कोई साइंटिफिक टेक्निक भविष्य में डेवलप होंगी, इसीलिए उन्होंने इसका प्रावधान नहीं किया था। और जो प्रिजम्पशन है लेजिटिमेसी का, जो 116 में है, जो पहले 112 में था, वही प्रिवेल करेगा यदि डीएनए टेस्ट कुछ भी कहता रहे। यदि डीएनए टेस्ट कह दे जो संतान है इस पिता की नहीं है जिसने आपत्ति लगाई थी, फिर भी कानून के नज़र में वो लेजिटिमेट माना जाएगा, उस पिता की संतान ही माना जाएगा, और उसके फादरहुड का बर्डन उसे ही ढोना पड़ेगा, भले ही डीएनए टेस्ट कुछ भी कहता हो। लेकिन 2014 में जो ये नंदलाल वासुदेव बादवायक का केस आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू चेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले तो यही पोजीशन थी कि जब ये लॉ इनेक्ट हुआ था तब इस तरह का डीएनए और आरएनए टेस्ट उस समय नहीं था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डीएनए रिपोर्ट यदि प्रूफ करती है कि जो चाइल्ड है वो उसका नहीं बच्चा है जिसने आरोप लगाया है, तो वो क्यों उसका फादरहुड का बर्डन वो अपने कंधों पे लेगा। कोर्ट ने यह कहा कि वी आर कॉन्शियस दैट इनोसेंट चाइल्ड मे नॉट बी बास्टर्डाइज्ड। कहने का अभिप्राय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं चाहते जो मासूम बच्चा है कि उस पर कोई स्टिग्मा लगे कि ये चाइल्ड जो है वो बास्टर्ड है, इस वजह से हम इसका संकोच करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन इन द व्यू ऑफ डीएनए रिपोर्ट्स व्हाट वी ऑब्जर्व वी कैन नॉट फोरस्टॉल द कॉन्सिक्वेंस। अगर डीएनए रिपोर्ट आदेशित हो गई है, उसका जो रिजल्ट आया है तो वही प्रिवेल करेगा, अन्यथा की दशा में यह माना जाएगा कि हम सच्चाई से इनकार कर रहे हैं। इट इज डिनाइंग द ट्रुथ एंड ट्रुथ मस्ट ट्रम्प। सच्चाई की जीत होनी चाहिए और दिस इज द हॉलमार्क ऑफ जस्टिस। सच्चाई की कसौटी पे निर्णय खरा उतरना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम इस डीएनए टेस्ट को अप्रूव किया और इसको एविडेंस में सम्मिलित किया, वरना कमती देवी पोशीराम के निर्णय तक
पोजीशन यही थी कि डीएनए टेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था और 2014 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसको रिकॉग्नाइज किया गया। अब प्रश्न ये होता है कि ये डीएनए टेस्ट कब कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। इस पे एक सेल्वराज का केस है 2019 का, महाराष्ट्र का। इट्टी नागराज का भी केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा नहीं कि किसी ने कोई भी एप्लीकेशन दे दी कि भी डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, हमारी एक्सेस नहीं थी, पत्नी तक पिता ये कह रहा है बच्चे का, और डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। तो इसमें न्यायालय का ये कहना है कि नॉन एक्सेस जो है, पहुंच उसकी नहीं है, तो उसको बिल्कुल निश्चित तौर पे कंक्लूसिवली प्रूफ करना पड़ेगा। सिर्फ एक एप्लीकेशन दे दी पैटर्निटी टेस्ट के लिए और किसी भी तरह के बाल्ड स्टेटमेंट दे दिया पैटर्निटी के संबंध में, कोई भी आरोप लगा दिया, तो इस पर जो है कोई टेस्ट नहीं कराया जा सकता। 1993 में केस आया था गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, माननीय उच्चतम न्यायालय का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कंडीशंस बताई थी कि क्या कंडीशंस होंगी, कि गाइडलाइंस जारी की सुप्रीम कोर्ट ने। तो पहली गाइडलाइंस ये है कि कोर्ट, इंडिया के कोर्ट्स कोई भी ब्लड टेस्ट ऑर्डर नहीं कर सकते डीएनए टेस्ट के लिए। सेकंड नंबर पे कहा कि जब भी कोई एप्लीकेशन इस तरह की आती है तो कोर्ट जो है ब्लड टेस्ट की इंक्वायरी के लिए इंटरटेन उसको नहीं करेगा। प्रिमा फेसाई उस हस्बैंड को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा नॉन एक्सेस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन 116, जो पूर्व में 112 थी। कोर्ट को केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर वो ब्लड टेस्ट ऑर्डर करता है, इसको भी देखना पड़ेगा। यदि रिपोर्ट नेगेटिव में आई और ये साबित हो गया कि वो जो संतान जिसका डिस्प्यूट था वो उस पिता की संतान नहीं है, तो इसका क्या असर पड़ेगा परिवारों पर और उस परिवार को किस तरह से समाज लेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। और लास्ट में ये कहा कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू गिव सैंपल्स ऑफ ब्लड एनालिसिस, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता अपना ब्लड सैंपल इस डीएनए टेस्ट के एनालिसिस के लिए। तो ये गाइडलाइंस थी 1993 की। इसके बाद एक 2003 में केस आया, शारदा वर्सेस धर्मपाल का केस आया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मैट्रिमोनियल कोर्ट्स हैं उनको पावर तो है कि दे मे ऑर्डर टू अंडरगो मेडिकल टेस्ट, बट डीएनए टेस्ट कैन बी ऑर्डर इन एनी कोर्ट व्हेन द स्ट्रॉन्ग प्रिमा फेसाई केस एग्जिस्ट। जब कोर्ट ये समझते बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रिमा फेसाई केस है उस पिता का जो ये आरोप लगा रहा है अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए जो संतान है उसके, और अपनी पत्नी के लिए, जब स्ट्रॉन्ग प्रिमा फेसाई, सिंपल प्रिमा फेसाई केस नहीं, तभी कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद 2010 में एक भवानी प्रसाद जैना वर्सेस उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का केस आया। माननीय उच्चतम न्यायालय में इसमें दो केसेस का रेफरेंस दिया। एक तो गौतम कुंडू का केस जिसमें कि ये गाइडलाइंस आई है, और उसके बाद शारदा धर्मपाल का जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, उन केसेस का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और ये कहा कि ये जो मसला है ये जब ही ऑर्डर किया जा सकता है डीएनए टेस्ट का जब इमिनेंट नीड हो। पहली टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सप्रेशन को यूज किया। इमिनेंट नीड मीन्स अशद जरूरत या अति महत्वपूर्ण या अति आवश्यकता हो, जब ही डीएनए टेस्ट को ऑर्डर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, द कोर्ट हैज टू कंसीडर डाइवर्स एस्पेक्ट्स, सभी एस्पेक्ट्स को, सभी फेसिट्स को देखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द प्रिजम्पशन दैट इज अंडर 116, प्रोज एंड कॉन्स एंड सच ऑर्डर एंड द टेस्ट ऑफ इमिनेंट नीड, इसको भी देखना पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा समाज पे, क्या असर पड़ेगा उस परिवार पे, क्या पड़ेगा, वेदर देयर इज ए इमिनेंट नीड टू ऑर्डर दिस टेस्ट आर नॉट, और वेदर इट इज पॉसिबल टू रीच द ट्रुथ विदाउट सच टेस्ट, क्या सच्चाई तक हम ये टेस्ट कराए बिना नहीं पहुंच सकते। माननीय न्यायालयों को यह भी देखना पड़ेगा। जब ये कोर्ट्स को लगे कि हम सच्चाई तक पहुंच ही नहीं सकते इस टेस्ट के कराए बिना, फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, सही निर्णय हो मामले का और उस तक हम नहीं पहुंच सकते, और जब ही हम पहुंच सकते हैं जब हम डीएनए टेस्ट कराएं। यदि कोर्ट इस व्यू के हैं, कोर्ट ये कहते हैं, समझते हैं, तभी डीएनए टेस्ट का ऑर्डर कर सकते हैं, अन्यथा की दशा में नहीं कर सकते। दीपनविता रॉय वर्सेस रोनो ब्रुतो राय का केस 2015 में आया था, और इस 2015 के केस में जो पिछला केस हमारा 2010 का भवानी प्रसाद का केस,
वो कोर्ट ने डिस्कस किया था और ये फिर कहा था कि स्ट्रॉन्ग केस वाज ड्राइंग एन एडवर्स इन्फ्लुएंस कैन बी मेड आउट अगेंस्ट द पर्सन विद इन द एम्बिट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ प्रिजम्पशन। जो 114 था अब 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या हो गया है। इसमें यह कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति डीएनए टेस्ट कराने के लिए मना करता है तो उसके विरुद्ध भी एक एडवर्स इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति से कोई प्रश्न किया जाता है और उसका जवाब नहीं देता तो उससे एडवर्स इन्फ्लुएंस निकाला ही जाता है, उसके विरुद्ध ये अवधारणा स्थापित की जा सकती है कि इसका जवाब उसके विरुद्ध ही होगा। यदि कोई व्यक्ति ब्लड एनालिसिस के लिए मना करता है तो ये मान लिया जाएगा कि इसका रिजल्ट उसके विरुद्ध ही आएगा। ये दीपनविता रॉय के केस में कहा गया था। लेकिन इसको जो एडवर्स इन्फ्लुएंस है इसको बाद में दूसरे केस में भी डिस्कस किया है, जिसको मैं डिस्कस करूंगा। आज हम 2025 तक के केस डिस्कस करेंगे तो वीडियो में अंत तक रहिएगा। इसके आगे भी 4-6 केस हमें भी और डिस्कस करने वाले। अगला केस हम डिस्कस करेंगे अशोक कुमार वर्सेस राजगुप्ता का 2022 का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डीएनए टेस्ट के एनालिसिस के लिए द कोर्ट में ऑर्डर ओनली इन डिजर्विंग केसेस वेयर देयर इज एन इमिनेंट नीड। जो पहले इसके बाद कहा था कि इसमें भवानी प्रसाद के केस में इमिनेंट नीड का सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय उसी बात को दोहराया है, इमिनेंट नीड, यानी जब अशद जरूरत हो, अति आवश्यक हो ऐसा कराना, जब ही कोर्ट इसको ऑर्डर करे, अन्यथा की दशा में ऐसे टेस्ट को आदेशित बिल्कुल नहीं करे। 2024 में भी एक केस आया है इसी पॉइंट पर। वो केस है अपर्णा अजंक्या फिरोदिया वर्सेस अजंक्या अरुण फिरोदिया, 2024 का केस है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें सभी पुराने केसेस को डिस्कस किया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डीएनए टेस्ट ऑफ ए माइनर चाइल्ड इज नॉट टू बी ऑर्डर्ड रूटीनली इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। यदि पति पत्नी के बीच में विवाह के संबंध में कई मुकदमे चल रहे हैं तो उसको इस टेस्ट को रूटीन में यूं ही ऑर्डर नहीं कर देना चाहिए। प्रूफ बाय वे ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग इज टू बी डायरेक्टेड इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनफाइडेलिटी एटसेट्रा। डीएनए टेस्ट चिल्ड्रन का ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज मे बी डायरेक्टेड ओनली व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट प्रिमा फेसी केस। कहने का अभिप्राय है पूर्व में जो सुप्रीम कोर्ट ने भवानी प्रसाद के केस में, दीपनविता के केस में जो भी लेट डाउन किया है उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस लेटेस्ट 2024 के केस में पुनः उसकी पुष्टि की है। अब प्रश्न ये होता है जिस केस में कैन ए कोर्ट जनरली ड्रा एडवर्स इन्फ्लुएंस, क्या एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया जा सकता है? जैसा कि पिछले केस में कहा कि यदि कोई व्यक्ति, दीपनविता रॉय में यह कहा गया कि एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपर्णा वाले केस में इस एडवर्स इन्फ्लुएंस की फर्दर व्याख्या की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता और ये परिस्थितियों के हिसाब से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एडवर्स इन्फ्लुएंस इन द लॉ कैन बी ड्रॉन ओनली अगेंस्ट ए पर्सन हु रिफ्यूजेस टू आंसर बट वेयर ए वाइफ हैज डुअल रोल टू प्ले। एक जो महिला है उसका डबल रोल है, उसका अपने फायदे के लिए भी हो सकता है और उसकी संतान जिसकी वो गार्जियन है, एज ए नेचुरल गार्जियन, एक उसका भी उसे सोचना पड़ेगा कि उसके भविष्य पे क्या होगा। उसका जीवन तो चलिए बीत गया, अब आगे उसकी संतान का क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कहा कि बिकॉज ऑफ हर कैपेसिटी एज ए मदर, एज ए नेचुरल गार्जियन, if she refuses to subject a child to DNA test for the protection of the interest and welfare of the child, बच्चे की सुरक्षा के लिए, उसके भविष्य के लिए यदि वो कोई निर्णय लेती है और डीएनए टेस्ट कराने से मना करती है, नो एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑफ एडल्ट्री कैन बी ड्रॉन अगेंस्ट हर, कि वो दुष्चरित्र है, इनफाइडल है, कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस उसके विरुद्ध नहीं लिया जा सकता। By refusing to subject the child to DNA test, she is actually protecting the best interest of the child. अगर वो मना करती है ब्लड टेस्ट के लिए तो वो जो अपने बच्चे का जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट यहां नहीं रोका, सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा फॉर द प्रोटेक्टिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड द अपीलेंट वाइफ मे बी रिवार्डेड बट नॉट
पनिश्ड विद एडवर्स इन्फ्लुएंस। उसको पुरस्कृत करना चाहिए उस माता को जिसने अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये बदनामी एडवर्स इन्फ्लुएंस की सह ली है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट एडवर्स इंटरेस्ट लिया जा सकता है, ये तो एक जनरल लॉ है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं बता रहा है, एडवर्स इन्फ्लुएंस लिया जा सकता है। लेकिन यहां यदि माता अगर रिफ्यूज करती है डीएनए टेस्ट के लिए तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि अपनी वो संतान के लिए जिसकी वो नेचुरल गार्जियन है और उसका अपने पति से झगड़ा भी चल रहा है, तो उसे अपने बच्चे का भविष्य देखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की पोजीशन में उसको कैच 22 की सिचुएशन में नहीं लाना चाहिए कि एक तरफ उसके कुआं, एक तरफ खाई, वन साइड देयर इज ए डेविल एंड वन साइड द डीप सी, इस तरह की पोजीशन है। तो इस तरह यदि वो निर्णय लेती है और वो टेस्ट वो नहीं कराती है तो वो उसके लिए उसे पुरस्कृत करना चाहिए, जबकि उसे पनिश नहीं करना चाहिए कि एडवर्स इन्फ्लुएंस। लास्ट में जो ये केस है आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये केस 2025 का है, इवान रथिनम वर्सेस मिलन जोसेफ। 2025 का केस है ये, और ये केस 28 जनवरी 2025 को आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड है ही है कि जो प्रिजम्पशन है ये डू नॉट रिक्वायर ए पार्टी टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट दे हैड और डिड नॉट हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स एट द टाइम व्हेन द चाइल्ड कुड हैव बीगॉटन। कहना क्या अभिप्राय परे कि संदेह से परे तो उन्हें तो साबित नहीं करना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एंड कोजेंट एविडेंस से उस पिता को साबित करना होगा कि उसकी एक्सेस नहीं थी पत्नी तक। जिस तरह के फौजदारी के मामलों में संदेह से परे साबित करना होता है, ऐसा तो नहीं करना पड़ता क्योंकि ये सिविल के मामले होते हैं, तो उसमें लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग एंड कोजेंट एविडेंस से उसको ये साबित करना पड़ेगा। इसमें इस केस में ये भी कहा गया है, इस केस में शारदा वर्सेस धर्मपाल का केस भी डिस्कस किया गया है, भवानी प्रसाद का केस भी डिस्कस किया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि ये दोनों केसेस जो थे इसमें डीएनए टेस्ट के लिए ऑर्डर किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इन दोनों केसेस में तलाक के मामले थे उसमें ऑर्डर किया गया था, या इस तरह के जो मामले होते हैं इसमें रूटीन वे में डीएनए टेस्ट को ऑर्डर नहीं किया जाता। प्रिजम्पशन जो है वो प्रिवेल करता है। यदि एक पति जो है ये अपनी पत्नी पे इनफाइडेलिटी का आरोप भी लगाता है और ये भी लगाता है कि भले ही उसके संबंध नहीं थे, एक्सेस नहीं थे, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो इनफाइडेलिटी में रहती है, एडल्टी में रहती है, उसके बावजूद भी यदि संतान कोई उत्पत्ति होती है विद इन द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज तो वो लेजिटिमेट मानी जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पत्नी इनफाइडल है या नहीं है। ये एक अलग वैसे यदि है तो भी वो संतान लेजिटिमेट ही मानी जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, रिजाइडिंग इन ए डिफरेंट हाउसेस है, कुछ भी है, यदि वो पति है, अलग अलग रह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है, उनको एक्सेस है, भले ही पत्नी इनफाइडल है तो भी यही माना जाएगा वो चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट चाइल्ड ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटेस्ट केस में ये कहा है कि पहले तो कोर्ट को ऑर्डर्स करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि जो एविडेंस दी गई है एक्सेस और नॉन एक्सेस की, वेदर दैट एविडेंस इज सफिशिएंट टू कम टू ए जजमेंट और नॉट। इफ द एविडेंस इज सफिशिएंट, नेक्स्ट फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट को डीएनए ऑर्डर करने से पहले ये देखनी पड़ेगी रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, पार्टीज का इंटरेस्ट क्या है उसको देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो डीएनए टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने केसों को भी उदाहरण लिया है, नंदलाल वासुदेव वाधवायक का भी और दीपनविता रॉय का भी डिस्कस किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नंदलाल के केस में जो डीएनए टेस्ट ऑर्डर किया गया था तो वो इसलिए ऑर्डर किया गया था कि पार्टीज की वहां पे कंसेंट थी। बिना कंसेंट के सुप्रीम कोर्ट ने या ट्रायल कोर्ट ने ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं दिया था कि आपको ब्लड टेस्ट कराना है या डीएनए जांच करानी है। जहां पार्टीज ने कंसेंट दे दी वहां तो ऐसा कोई इशू होता ही नहीं है डीएनए टेस्ट कराने का, लेकिन जहां पार्टी कंसेंट नहीं देती वहां फिर मामला फिर एडवर्स इन्फ्लुएंस का आ जाता है। एडवर्स इन्फ्लुएंस में पहले कह दिया एडवर्स इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन ये कहा कि जहां मदर ऐसा निर्णय लेती है तो एडवर्स इन्फ्लुएंस उसके विरुद्ध नहीं लिया जाता क्योंकि वो अपने बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। और दीपनविता रॉय का जो मामला था वो मामला भी ऐसा ही था कि वहाँ इलिजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड का मामला नहीं था, वहाँ डाइवोर्स का मामला था, असल में इनफाइडिलिटी का मामला था और डाइवोर्स का मामला था। वहाँ की लेजिटिमेसी और इलिजिटिमेसी असर्टेन करने का मामला नहीं था।
तो इस लेटेस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो जो प्रिजम्पशन है 116 में वो तो प्रिवेल करेगा ही करेगा, एक्सेस नॉन एक्सेस प्रूफ करनी पड़ेगी आपको, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही स्पेरिंगली इस डीएनए टेस्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। भले ही 2014 से पहले तो डीएनए टेस्ट को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद भी इसको रूटीन वे में आप ऑर्डर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो था इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ये उन छात्रों के लिए भी जो एलएलबी कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम मिलेंगे अगले हफ्ते इसी एविडेंस के किसी विषय पे एक नया वीडियो प्रस्तुत हम करेंगे। आपको वीडियो को अच्छा लगा हो, अच्छा लगना इन द सेंस कि हमने जो समझाने का और समझने का प्रयास किया है आपकी समझ में आया हो, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो समय तुरंत ही आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।